हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। देखिए, आज हम आ चुके हैं एक नया लैंडमार्क जजमेंट इसको समझने के लिए। ये केस है हमारा मिनार्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का ये केस। ठीक है, क्या हुआ था इस केस में, इसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मैं बता दूं, ये मिनार्वा मिल एक्चुअली में एक टेक्सटाइल मिल थी बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, जो कि अभी भी चल रही। सो इसमें क्या बात है हमें ध्यान रखनी। देखिए, ये इस केस के लिए अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, सेकंड मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट था ये एक्चुअली में, आफ्टर केशवानंद भारती केस जो 1973 का हमने केस कर लिया है। उसके बाद ये मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट था। किसके बाद? केशवानंद भारती के बाद। लेकिन जिसने नहीं कर रखा है केशवानंद भारती केस, प्लीज मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप केशवानंद भारती को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने इसकी डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया केशवानंद भारती केस के बारे में। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं क्या क्या पॉइंट और हैं उनको समझते हैं। यही क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि बात वहां पे भी करी गई थी। ठीक है, नाना भाई पालकी द्वारा वहां पे ये चीज को इंक्लूड करा गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा यहां पे इस केस में एलोबोरेट किया गया है। और रिवाइवल ऑफ रिलेशन बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में यहां पे रिलेशन को दर्शाया गया है। सो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं मिनार्वा मिल्स केस जब भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं ये बैकग्राउंड क्या रहा इस केस का। ठीक है, देखिए क्या था, जैसे जैसे हमने पहला केशवानंद भारती केस हमने पढ़ा था 1973 में, तो उसी तरीके से क्या यहां पे उस समय क्या हो रहा था, लैंड एक्विजिशन हो रही थी। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे नेशनलाइजेशन हो रहा था। यहां पे एक टाइम चल गया था जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, मिल्स का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ प्राइवेट एजेंसीज का इस तरीके से राष्ट्रीयकरण हो रहा था जो कहीं ना कहीं नुकसान में चल रही हो। ठीक है, तो सीधे सीधे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो वो अपने अंडर ले रही थी, अंडर नेशनलाइजेशन स्कीम। सो ये जो मिल थी मिनार्वा मिल, ठीक है, इसमें भी पता लगाया गया। ठीक है, कमेटी वगैरह बनाई, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। सो इसमें भी क्या हुआ, इसको क्या लॉस हो रहा था इस मिल में, ये एक्चुअली में क्या इंडस्ट्री थी। सो इसको क्या गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया एज ए नेशनलाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए 20 अगस्त 1970 को क्या हुआ, 20 अगस्त 1970 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 के तहत क्या कर लिया, एक कमीशन बनाई गई। देखिए वैसे ही मैं बता चुका हूं, जितने भी ये हम केस पढ़ रहे हैं, ये सब क्या 1950 के बाद हमारी गवर्नमेंट बन गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, संविधान भी लागू हो चुका। तो अब क्या डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था समाज, डेवलपमेंट की ओर। जो पार्लियामेंट सिस्टम था वो डेवलपमेंट के नाम पे क्या, जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे, उसके बाद जैसे यहाँ पे नेशनलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ नियम कानून बनाए जा रहे थे पार्लियामेंट में। ठीक है, सो कुछ खिलाफ थे, जैसे केशवानंद केस में, जैसे अब ये मिनार्वा केस में हम बात करें तो मिनार्वा मिल केस में। ठीक है, सो इनके जो ओनर थे या फिर इनके जो यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करूं, सो उन्होंने ही केस कर दिया था। ठीक है, देखिए 20 अगस्त 1970 को क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1950 के तहत 51 के तहत कमीशन एक बनाई गई, ताकि जो मिनार्वा मिल में किस तरीके का काम हो रहा है उसको एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, उसके काम की देखरेख के लिए एक कमीशन बनाई गई इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत। ठीक है, कि कैसा काम चल रहा है उसकी एक बार देखा जाए। ठीक है, अगर वो लॉस में होगी तो सीधी सीधी क्यों क्या हो रहा था, फिर उसको नेशनलाइजेशन, मतलब बैंक क्या कर रही थी, बैंक की तरह ही इसको भी क्या हो रहा था, ये सीधा सीधा कौन ले रहा था, गवर्नमेंट ले रही थी, इसको अंडरटेक कर ले रही थी। और जनवरी 1971 पे क्या रिपोर्ट प्रेजेंट इसकी करी गई, जनवरी 1971 पे क्या हुआ, रिपोर्ट इसकी कमिटी के द्वारा दी गई, जिसमें मिनार्वा मिल को क्या बताया गया कि ये जो काम इसमें हो रहा है नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, और यहाँ पे काम भी जितना हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक तरीके से घाटे में हो रहा है, कोई फायदे में काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, सो इस तरीके की यहाँ पे रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई। अब बात करते हैं, आ गई यहाँ पे 19 अक्टूबर 1971 को क्या हुआ, 19 अक्टूबर 1971 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहां पे एक पास कर दिया एक ऑर्डर।
फॉर नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ध्यान रखना इसको, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ताकि वो क्या कर सके, जो भी यहाँ का मैनेजमेंट का सिस्टम है मिनर्वा मिल का, वो सीधे सीधे इनके अंडर में आ जाए। यानी कहने का मतलब अगर शुद्ध भाषा हिंदी भाषा में सीधे सीधे समझाऊं तो नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इसका मिनर्वा मिल का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ये खुद की एक लिमिटेड थी, उसमें इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसका, मिनर्वा मिल का। अब भाई बात आ गई क्या, जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो पुराना मैनेजमेंट था वो फिर किस में चेंज हो गया, अब आ गया भैया नया नया मैनेजमेंट आ गया इसमें। ठीक है, आगे क्या हुआ समझते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बात करी, नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन आप उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप। ठीक है, सो कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, 39th अमेंडमेंट एक्ट, एक सेकेंड, 39th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसके अंडर में यहां पे ये एक एक्ट बना दी गई। क्या बना दी गई, सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स एक्ट 1974। ध्यान रखना, सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 यहां पे एक पारित कर दी गई 39th अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें क्या था, 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया गया था ये एक्ट को। और ये एक्ट क्या कहती थी भाई, इस एक्ट में इसका मतलब था कि इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। ये ऐसा एक्ट पार्लियामेंट ने पास करा था ताकि इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सके। ठीक है, यानी अब बात आ गई यहां पे भाई, चैलेंज भी नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, सो अंडर सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट, ध्यान रखना किस पे, 1974 में मिनर्वा मिल्स को नेशनलाइजेशन कर दिया। यानी अब सीधा सीधा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, नेशनल के हाथ में आ गया था। अब यहां पे कुछ बातें हैं, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि 74 में तो ये एक्ट पारित करा गया था, नेशनलाइजेशन इसका कर दिया गया था, और 80 में इसका जजमेंट आया था। समझ रहे हो, 80 में इसका जजमेंट आया था। लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक सेक्शन है, कुछ अमेंडमेंट हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। इसको जो है हमारा मिनर्वा मिल, इसको समझने के लिए, केस के लिए। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्या समझा कि इस तरीके से इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है ये मिल, और इसमें लगातार क्या नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, इसलिए इसको क्या नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है। देखिए क्या है, इमरजेंसी ऑफ 1975, इंदिरा गांधी, ये सब युग क्या चल रहा था, ये टाइम चल रहा था इंदिरा गांधी का। एक तरीके से देखा जाए तो तानाशाही चल रही थी। ठीक है ना, सो उसी समय क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी भैया लाया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 2/3 ऑफ जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लगभग लगभग यही है इस समय। ये लगभग लगभग 1976 में पूरा 2/3 क्या था, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही था। इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो भी प्रावधान आए गए थे वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से क्या पूरा बदल दिया गया था। इंदिरा यही चाह रही थी भाई, इंदिरा जी कर क्या रही थी, इंदिरा जी बस ये चाह रही थी सरकार मेरे हाथ में, सत्ता मेरे हाथ में, तो अब संविधान को ही मैं बदल के रख दूं। जैसा कि केशवानंद भारती केस में उस समय नाना भाई पालकीवाला ने तो बचा लिया था। ठीक है, कुछ ऐसे तर्क दिए थे जो क्या हो गया था, खुद व खुद जज भी उसको लेके हैरान हो गए थे। तो इस केस में भी ये क्या था, नाना भाई पालकीवाला इस केस में भी उतरे थे, ऐसा नहीं था। इस केस में भी भाई एक मशहूर व्यक्ति थे उस समय और काफी एक जाने माने वकील थे, तो इस केस को भी उन्होंने हैंडल करा था। तो यहां पे क्या बातें हैं देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया, वही पारित करा गया। सो इसमें एक सेक्शन था 4 और एक सेक्शन था 55। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 का मतलब क्या, अमेंडमेंट का, हम समझ रहे हैं ना आप, अमेंडमेंट का इसमें बात है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ये उसकी बात करता है। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या बताया गया है सेक्शन 4 में, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रोविजन इन पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको मिला के, यानी नो अमेंडमेंट ऑफ दिस मेड और purporting to have been made under this article shall be called in question in any court on any ground। मतलब अगर यहां पे कोई अमेंडमेंट हो रहा है अंडर सेक्शन 4, यानी इसको क्या कोई क्या बोलते हैं, कोर्ट
किसी क्वेश्चन नहीं करा जा सकता है। इसमें जो भी अमेंडमेंट हो रहा है इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करा जा सकता है, कोई कोर्ट में या कोई किसी ग्राउंड पे इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता है। समझे? यानी कहने का मतलब सीधी भाषा में इस पे कोई केस नहीं किया जा सकता है। जो अमेंडमेंट हो गया सेक्शन 4 के भीतर, चाहे वो उसमें कोई भी प्रोविजन चाहे पार्ट 3 का क्यों ना हो, यानी फंडामेंटल राइट में भी चाहे कोई अमेंडमेंट क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। ये एक ऐसा यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट में सेक्शन 4 में ऐसा एक प्रोविजन ला दिया गया। दूसरा सेक्शन 55, सेक्शन 55 में क्या, कोई लिमिटेशन ऑफ अमेंडिंग बाय वेज ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्लियामेंट। दैट मींस व्हाट, नो वन अबव पार्लियामेंट एंड नो रिपील। मतलब क्या, यहां पे सेक्शन 55 में एक बात और जोड़ दी गई कि अब भाई अमेंडिंग की जो प्रोसेस है ना पार्लियामेंट के पास, वो क्या है, लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। भाई वो कितनी बार भी चाहे जोड़ सकती है, चाहे बदल सकती है, चाहे काट सकती है, जो मर्जी अपने हिसाब से वो कर सकती है। यानी सेक्शन 55 में 42nd अमेंडमेंट में ये बात कर दी गई। यानी क्या, वो चाहे मर्जी है भाई, अपने हिसाब से कुछ लॉ प्रोविजन जोड़ना है तो वो जोड़ सकती है, अपने हिसाब से उसे कुछ काटना है तो काट सकती है। यानी कहने का मतलब कि पार्लियामेंट एवव है, उसको कोई अगर पार्लियामेंट ने कह दिया ऐसा हमें लॉ लाना है तो हम वैसा लाएंगे, यानी उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहां पे ये बात करी गई। ये दो सेक्शन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए, ठीक है। लेकिन 1977 में क्या हो गया, 1977 में भैया ये हार गई इलेक्शन। देख लीजिए, जब आई इनकी सत्ता थी तो सत्ता के दौरान ये कर क्या रही थी भाई, ऐसे ऐसे कानून लाई थी जिसमें से 42nd अमेंडमेंट एक्ट तो आप समझ ही गए। उन्होंने कुछ ऐसे सेक्शन लाए, सीधा सीधा पूरी संविधान को ही एकदम बदलना चाहा, ठीक है। और जब ये हार गई तो क्या हुआ, जनता दल की आगे सरकार, और उन्होंने फिर लाए 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ध्यान रखना 1978 में, यहां लिखा नहीं है 1978, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें क्या हुआ, जो यहां पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में गलती करी गई, ठीक है, किसके द्वारा, जो भी पार्लियामेंट थी, यानी ऑब्वियसली पार्लियामेंट वहां पे सरकार किसकी थी, इंदिरा की सरकार थी। सो जो भी करे गए थे जो जनता के हित में नहीं थे, वो प्रोविजन को क्या कर लिया गया, फिर रिपील कर लिया गया। इस केस में, किसमें, केस का मतलब मेरा, ये जब जनता दल की सरकार आ गई तो 44 अमेंडमेंट एक्ट में वो रिपील कर लिए गए जो कानून जनता के खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, जल्द ही 1980 में, ध्यान रखना 1980 में फिर से आ गई सरकार इंदिरा गांधी की, और फिर से बन गई क्या भैया, प्रधानमंत्री। तो फिर से क्या हो गया, डिक्टेटरशिप, तानाशाही फिर से चालू अपने हिसाब से। लेकिन इसी में क्या भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं 1980 में इसका जजमेंट आ चुका था मिनार्वा मिल का, ठीक है। और मिनार्वा मिल का जजमेंट हम अभी आगे समझेंगे क्या जजमेंट आया था, ठीक है। देखते हैं, देखिए अब यहां पे क्या था, अब यहां पे क्या था, एक बात को समझ लेते हैं। देखिए जो ओल्ड मैनेजमेंट थी ना मिनार्वा मिल की, ठीक है, यानी वही पेटिशनर थी, है ना। जो ओल्ड मैनेजमेंट थी, पुरानी मैनेजमेंट थी, वही पेटिशनर थी, और उनने सीधा सीधा भैया चैलेंज कर दिया कुछ प्रोविजन को, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। भाई उन पहले वो जो मिनार्वा मिल थी वो चल रही थी, ठीक है, लेकिन उसको बता दिया गया कि भाई यहाँ पे कोई पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है, जो लॉस में जा रही है कंपनी। दैट मींस क्या, सीधा सीधा उसको नेशनलाइजेशन के नाम पे उसको गवर्नमेंट अंडरटेक कर ली और नया मैनेजमेंट सिस्टम बन गया, फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगा। सो इसी तरीके का काम चल रहा था भाई, ठीक है। सो इसको क्या हुआ, यहाँ पे जो पुराना मैनेजमेंट था उसने सीधा सीधा पिटीशन दायर कर दी, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। सो इसमें क्या क्या उसने प्रोविजन के खिलाफ चैलेंज कर दिया। पहला था, देखिए, सम प्रोविजन इन सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब उसने क्या बताया, जो यहाँ पे सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग जो एक्ट बन रहा था 1974 का, यहाँ पे ये कैसा, यहाँ के जो प्रोविजन थे ना वो क्या थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, गैर संवैधानिक थे, संविधान के खिलाफ थे, ठीक है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था सीधा सीधा नेशनलाइजेशन का, उसको चैलेंज कर दिया था। गवर्नमेंट ने यही ऑर्डर दिया था, गवर्नमेंट का मतलब सीधी सीधी बात कहूं तो मैं यहाँ पे इंदिरा, भाई तानाशाही चल रही थी तो उसने क्या कर दिया था, ऑर्डर दे दिया था इस तरीके से नेशनलाइजेशन। दूसरी बात, चैलेंज कर दिया गया यहाँ पे क्या, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वहां पे क्या था, भाई यही तो था, सिक्स टेक्सटाइल
इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे डाले गए थे और ये 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। इसमें क्या था कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये 9th में जितने शेड्यूल में 9th में जो डल रहे थे प्रोविजन, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। सो लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या चैलेंज करा गया, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, इसके लिए यहाँ पे प्रोविजन के लिए क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया। और सेक्शन 4 और सेक्शन 55 जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थे, ठीक है ना, उसको भी चैलेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या क्या पेटिशनर ने चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और चैलेंज करा था आर्टिकल 368(4) और 368(5) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब हम ध्यान करके चलेंगे क्योंकि केस हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कई जगह क्या होता है इसको बेहतर ढंग से न समझाए जाने के कारण मतलब क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि क्या हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसमें जो लीगल इश्यूज बन रहे थे ना, मतलब अब कहानी आ गई भाई, पिटिशनर ने केस दायर कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने उससे ले ली, लेकिन पिटिशनर ने दायर कर दिया। अब जो कोर्ट था ना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि नानी भाई पालकी वाला या नाना भाई पालकी वाला जो भी कह सकते हैं हम, तो वो थे वकील भाई। अब पहले ही केस में आपको पता है केशवानंद भारती वाले केस में भी उन्होंने काफी इंप्रेशन बहुत तगड़ा वाला दिया था, तो उनके सामने तो भाई नहीं चलने वाली थी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अब बात हो गई कोर्ट में लीगल इश्यूज क्या बन रहे थे कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जैसे यहां पे बात हो रही है आर सेक्शन 4 और सेक्शन 55 यानी 42nd अमेंडमेंट के जो सेक्शन 4 और सेक्शन 55 बन रहे थे, अभी पीछे आपने देखा मैंने बताया 4 और सेक्शन 55 में क्या है, ठीक है। लिमिटलेस पावर या अमेंडमेंट नहीं हो सकते हैं, उनके बारे में बता रहा है। सो ये 4 और 55 क्या है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, क्या वाकई में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, हो सकते हैं, ठीक है। ये एक लीगल इशू था। एंड एक्सीडिंग द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक्सीडिंग द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या, लिमिटलेस पावर है क्या पार्लियामेंट के पास, वो अपनी पावर को एक्सीड कर सकती है क्या। सो इस बारे में यहाँ पे एक लीगल इशू ये था। और दूसरा क्या था, डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट है क्या, हा? क्या डीपीएसपी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। तो इस तरीके के लीगल इश्यूज क्या कोर्ट के सामने थे, ठीक है। आगे क्या हुआ देखिए, फाइनल जजमेंट आया। अभी हमने देख लिया केस बन गया भैया, उन्होंने नेशनलाइजेशन कर लिया, पिटिशन दायर हो गया, लीगल इशू आ गया। अब जो फाइनल जजमेंट आया वो क्या आया, इसको समझ लेते हैं यहां पे, क्योंकि यही मेन चीज है। 31 जुलाई 1980 में आ गया भैया फाइनल जजमेंट। 4:1 बेंच का था, ठीक है। यानी 4 फेवर में थे और 1 फेवर में नहीं थे। किसके भाई, 4 जो फेवर में थे, मैं सीधी सीधे बता दूं, जो फाइनल जजमेंट था वो था इन फेवर ऑफ मिनार्वा मिल्स। दैट मींस 4 फेवर थे मिनार्वा मिल्स के। क्या जजमेंट था यहां पे समझ लेते हैं। देखिए, डीपीएसबी एंड फंडामेंटल मस्ट बी बैलेंस्ड। यहां पे अभी बात हुई थी, उनके दिमाग में यहां पे क्वेश्चन उठ गया था, जो लीगल इशू था, क्या डीपीएसबी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। सो यहां पे क्लियर कर दिया गया तर्क देके कि नहीं, डीपीएसबी और फंडामेंटल राइट ये इस तरीके के जो हैं दोनों ही क्या हैं, आपस में बैलेंस्ड हैं। किसी सिटीजन के लिए जो फंडामेंटल राइट जितना महत्वपूर्ण है उतना ही डीपीएसपी भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस बना होना चाहिए। ये बात बता दी। दूसरा, आर्टिकल 368(4) और 368(5) को इनवैलिड यहां पे घोषित कर दिया गया, मतलब एज इट डिस्ट्रॉय जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि यहां पे ये क्या डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जुडिशियल रिव्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक समीक्षा, ठीक है ना, न्यायिक समीक्षा। क्योंकि यहां पे बात कर दी गई थी क्या, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, इंदिरा की सरकार चल रही थी, सो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई कोर्ट का इंटरवेंशन, कोई कोर्ट का इंटरप्शन नहीं होगा। सो डेट मीन्स क्या है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात को ही डिस्ट्रॉय हो रही थी, इसलिए इसको जो आर्टिकल 368 और 368(5) है इनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं पार्ट 4 और पार्ट 55 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या, इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया कोर्ट ने, क्योंकि ये भी क्या कर रहा था, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो था भाई पहले वाले में, वहां पे सीधा सीधा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एलोबरेट करते हुए कहा गया कि यहाँ 42nd अमेंडमेंट जो है उसके पार्ट 4 और 55 जो बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे जजमेंट में कही गई। उसके बाद एवरी अमेंडमेंट, ध्यान रखना क्या कह रहा है, एवरी अमेंडमेंट कैन बी रिवाइव्ड बाय कोर्ट।
यहाँ पे एक बात और बताई गई कि जितने भी अमेंडमेंट जो होंगे ना, वो भाई कोर्ट उसको देख सकता है। मतलब कहने का मतलब जुडिशियल रिव्यू ले सकता है उसमें, अगर न्यायिक समीक्षा करनी है तो वो बिल्कुल कर सकता है। यानी डिसीजन आ गया अंत में किसके, इन फेवर ऑफ मिनार्वा मिल, यानी उनकी मिल उन्हें मिल गई। ये सब बात हुई, ठीक है। अब यहां पर कंक्लूजन एक बात का निकला, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि जो अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट है ना, यानी वो क्या है, लिमिटेड है। अमेंडिंग पावर, हालांकि वो क्या बात कर रहे थे पहले, अनलिमिटेड, इस तरीके के प्रोविजन ला दिए गए। यानी कोर्ट ने बताया कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है वो है लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। दैट इज पार्लियामेंट कांट यूज इट्स लिमिटेड पावर फॉर अनलिमिटेड अमेंडमेंट इन एनी फील्ड। मतलब क्या, पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि वो अपनी लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके और अनलिमिटेड क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है किसी भी फील्ड में, क्योंकि उसकी पावर भैया लिमिटेड है। सो लिमिटेड पावर, लिमिटेड अमेंडमेंट, ऐसा नहीं हो सकता अनलिमिटेड अमेंडमेंट कर सकती है। और अमेंडमेंट भी कैसा होगा, उसको देखा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है ना। और इस पे भी क्या, न्यायिक समीक्षा कोर्ट कर सकता है। और अमेंडमेंट पावर इज देयर बट नो डिस्ट्रॉइंग पावर, समझ रहे हैं। अमेंडमेंट पावर है लेकिन डिस्ट्रॉइंग पावर तो नहीं है ना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ध्यान रखना। यानी पार्लियामेंट कांट वीकेन द फंडामेंटल राइट। भाई ये फंडामेंटल राइट कम्स इन किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मींस क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। यानी पार्लियामेंट भाई फंडामेंटल राइट को भी वीक नहीं कर सकता है। जितना हक डीपीएसपी है उतना ही हक फंडामेंटल राइट का भी है। दैट मींस इसमें क्या, बैलेंस बना रहना चाहिए ना। सो लास्ट इंटरप्रेटर बताया गया क्या, ऑफ अमेंडमेंट किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ध्यान रखना। यानी क्वेश्चन आ जाता है लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ अमेंडमेंट कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो ये रहे कुछ कंक्लूजन। तो बस आज हमारा केस एक छोटा सा केस था, हमने बहुत आसान भाषा में इसको समझ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये केस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और केस मैं बनाते रहूंगा और बताते रहूंगा। बाकी आपको कोई अगर प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।